नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का सक्षमता परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुका है और बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया है और उनका जो प्राप्तांक है वो बॉर्डर लाइन पर है और वो काफी चिंतित है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या लाभ होगा, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं पूरा डाटा के माध्यम से। मैंने ये डाटा तैयार किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे प्रक्रियाएं होंगी और कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन जो था वो काफी हार्ड था, जबकि अन्य शिफ्ट के क्वेश्चन जो हैं वो आसान थे। तो ऐसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसे, जिनका क्वेश्चन हार्ड था, जिनका प्राप्तांक कम आ रहा है, उनको कैसे लाभ पहुंचाएगा, इस प्रक्रिया में क्या क्या होगा, तो मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सक्षमता परीक्षा 2024 नॉर्मलाइजेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, कभी किसी परीक्षा को अगर ऑनलाइन मोड में लिया जाता है और एक ही जैसे 1 to 5 के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों का एक साथ परीक्षा ले पाना संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण शिफ्ट वाइज अलग अलग चरणों में उनकी परीक्षा संपन्न कराई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में होता यह है कि किसी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में मुश्किल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थियों का ये लाजमी सी बात है कि वो उनका कहना होगा कि भाई, हम जो परीक्षा दिए हमारे शिफ्ट का क्वेश्चन जो था सो हार्ड था और दूसरे शिफ्ट का इजी था। तो ऐसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि अभ्यर्थियों का जो ये क्वेश्चन है उसको मतलब सॉल्व किया जा सके, उनके क्वेश्चन को इस कदर नॉर्मलाइज की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर दिया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न चरणों में, विभिन्न शिफ्टों में हुए परीक्षाओं के जो प्राप्तांक है पूरे वहां के जितने भी अभ्यर्थियों के, उनको नॉर्मलाइज किया जाता है। यानी कि हर शिफ्ट का अलग अलग एग्जाम होता है और हर शिफ्ट के एग्जाम को एक लेवल में लाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला शिफ्ट है, ये दूसरा शिफ्ट है, ये तीसरा शिफ्ट है, ये चौथा शिफ्ट है, ये पांचवा शिफ्ट है, ये छठा शिफ्ट है और ये सातवां शिफ्ट है। और आप तो जानते ही हैं कि 150 अंकों का ये पूरी परीक्षा हुई थी हर किसी के लिए। तो अब हम यहां से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, प्रथम शिफ्ट में राम को कितना आया 75, श्याम को 80, सोहन को 90, सुजीत को 110, मोहन को 85। उसी तरीके से द्वितीय शिफ्ट में कविता को 45, सुरेश को 75, विनोद को 71, सुरेश को 95 और राज को 78। तृतीय शिफ्ट में गीता को 45, सुनीता को 48, सुरेश को 80, मोहन को 75, सावित्री को 73। उसी तरीके से चौथे शिफ्ट में प्राप्तांक जो अर्जित किए हैं स्टूडेंट अभ्यर्थी, उनका जो देखिए, गोलू 110, सालू 115, सुनीता 95, कुणाल 80, सुरभि 95। अब देखिए, ये पांचवें शिफ्ट में सरोज 46, विनोद 45, सुरेश 55, विशाल 65 और विजय को 75। उसी तरीके से छठे शिफ्ट में तृप्ति को 110, सृष्टि को 95, कृपा को 110, मुंशी को 85 और भोला को 105। उसी तरीके से सातवें शिफ्ट में आपको शेखर को 78, मोहन को 48, सुरेश को 75, सृष्टि को 53 और कोयल को 43 अंक प्राप्त होते हैं। ये अलग अलग शिफ्ट का हमने ये 7 शिफ्ट में जो परीक्षा कंडक्ट हुआ
उसको हमने एक डाटा के रूप में आपके सामने रखा कि इस तरीके से प्रथम शिफ्ट में 5 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार है, द्वितीय शिफ्ट के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक इस प्रकार है, और तृतीय का इस प्रकार है, चौथा का इस प्रकार, पांचवा, छठा और सातवां। इस तरीके से मैंने हर बच्चे को क्या प्राप्तांक प्राप्त हुआ पूर्णांक 150 में वो मैंने लिख दिया। अब देखिए कि कहीं कहीं देखते होइएगा कि जैसे ये देखिए तीसरा नंबर कॉलम में रेड कलर से है, इसमें जो बच्चे हैं उनको मार्क्स काफी कम आया हुआ है, 45 है, 48 है, 80 है, 75 है, 73 है। उसी प्रकार से ये देखिए छठे कॉलम में मार्क्स थोड़ा बहुत अच्छा है, तृप्ति को 110 है, सृष्टि को 95 है, कृपा 110 है, मुंशी 85 है, भोला 105 है। अब ये देखिए ये हमने 5 अभ्यर्थियों पर बनाया है, ये जितनी संख्या होगी उतनी अभ्यर्थियों पर शिफ्ट वाइज अलग अलग बनाया जाएगा। अब देखिए कि अब जिसका क्वेश्चन इजी रहा होगा उसको जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जिसका क्वेश्चन कठिन रहा होगा उसमें बच्चों के मार्क्स थोड़ा कम कम आए होंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो सातों शिफ्ट हैं इनके प्राप्तांकों का योग कितना है, ये प्राप्तांकों का योग। तो देखिए प्रथम शिफ्ट के पांचों अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जो है 440 है, द्वितीय शिफ्ट के 364 है, तृतीय शिफ्ट के 321 है, चौथे शिफ्ट का 495 है, पांचवें शिफ्ट का 286 है, और छठे शिफ्ट का 505 है, और सातवें शिफ्ट का 297 है। यहां तक आपने बातें समझ ली कि जितने भी शिफ्ट है उसमें जो भी अभ्यर्थी हैं वो क्या प्राप्तांक अर्जित किए हैं, उनके प्राप्तांकों को हमने जोड़ लिया, जोड़ करके नीचे लिखा आपके सामने आप देख रहे हैं कि शिफ्ट वाइज अलग अलग हमने पांचों जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उनके मार्क्स को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद जैसे अब हमने मार्क्स ऐड कर लिया, तो ऐड करने के बाद हम हर शिफ्ट का औसत निकालेंगे। तो जैसे प्रथम शिफ्ट में 440 प्राप्त हुए हैं, तो वही बात मैं लिखा हूं, सभी शिफ्ट के परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या 5 से भाग देने पर औसत। अब देखिए ये परीक्षार्थियों की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो मैंने जो डाटा तैयार किया है उसके आधार पर मैं बनाया हूं। तो अलग अलग परीक्षार्थियों की संख्या होगी तो जो भी मार्क्स होंगे उतने परीक्षार्थियों की संख्या से उसमें भाग लगेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो अब देखिए कि 440 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा औसत क्या निकल कर आता है, प्रथम शिफ्ट का 88, द्वितीय शिफ्ट में 5 से भाग देते हैं तो 364 में 5 से भाग देने पर 72.8, तृतीय शिफ्ट का औसत क्या आता है 64.2, चौथे शिफ्ट का औसत आता है आपको 99, और पांचवें शिफ्ट का 57.2, छठे शिफ्ट का 101 और सातवें शिफ्ट का 59.4। यहां तक आप समझ गए कि सभी शिफ्टों में हमने जो है ये आपको जो ये सभी शिफ्ट के जो परीक्षा में परीक्षार्थियों की जो संख्या उसमें भाग देने पर औसत जो प्राप्त हुआ वो आप देख लिए कि सबों का अलग अलग औसत हमने प्राप्त कर लिया। अब सभी शिफ्टों के औसत अंक के योग में अब देखिए ये जो 88 है, 72 है, 64.2 है, 99 है, 57.2 है, 101 है और 59.4 है। अब इन सबों को जोड़ लिए और जोड़ करके टोटल शिफ्ट कितने शिफ्ट में परीक्षा हुआ तो हमने दर्शाया कि 7 शिफ्ट में। अब उस तरीके से आप जोड़ लीजिए कि 26 तारीख से परीक्षा शुरू हुई तो 26, 27, 28, 29, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चला। तो ये इतने दिनों तक परीक्षा चली और दोनों शिफ्ट चली, तो मान लिए कि हर में क्वेश्चन का लेवल अलग अलग था, तो यार सी बात है कि बच्चों का जो अभ्यर्थियों का जो मार्क्स गेनिंग होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग प्राप्तांक उन्होंने प्राप्त किया होगा। अब उस हिसाब से अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल शिफ्ट के औसत जो अंक निकले हैं उन अंकों के योग में शिफ्टों की संख्या से भाग दे देंगे। वही मैंने लिखा है सभी शिफ्ट के औसत अंक के योग में शिफ्ट की संख्या 7 से भाग देने पर। अब यहां पर हमने शिफ्ट 7 बनाया है, वहां पर बहुत ज्यादा शिफ्ट है तो वो सबों की संख्या से भाग दिया जाएगा।
तो अब देखिए कि सभी ये 88, 72.8, 64.2, 99, 57.2, 101 एंड 59.4 को एडिंग कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 541.6। अब इसमें हमको भाग कितना से देना है, टोटल शिफ्ट मेरा 7 है तो 7 से भाग दे दिए। जब हम भाग देते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है, 77.37। ये 77.37 जो है वो सभी शिफ्टों का एक औसत अंक हमको प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ सभी शिफ्टों के औसत का अंतर जो है अब यहाँ नीचे देखेंगे, औसत अंक हमने प्राप्त कर लिया, एक सभी शिफ्टों का औसत अंक अब प्राप्त हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि जो औसत अंक है शिफ्ट का, उसका जो निकल करके सामने आया है 77.37 सातों के लिए, तो अब हमको करना क्या है कि हर अलग अलग शिफ्ट के जो औसत अंक है और जो शिफ्टों की संख्या का औसत अंक है उससे हम लोग उसको घटा लेंगे, अंतर उसके बीच का निकालेंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ प्रथम शिफ्ट में 88 जो औसत है, तो यहाँ जो शिफ्टों की संख्या से भाग दी गई है तो 77.37 आया है। तो यहाँ पे आप 88 और 77.37 का अंतर देखेंगे तो 10.63, 72.8 है, यहाँ 77.37 है, तो ये इसका अंतर क्या हो गया, 4.57। उसी प्रकार से 64.2 है, 13.17 है, तो इसका अंतर क्या हो गया, 13.17 और 17 है, 13.17। उसी प्रकार से 99 जो है इसका क्या है, 21 पॉइंट आपको 21 जो है 21 पॉइंट आपका 63। उसी प्रकार से आपका चौथा जो है 57.2 है, तो यहाँ पे अंतर क्या हो गया, 20.17। उसी प्रकार से 101 है तो यहाँ अंतर 23.63, यहाँ पे अंतर जो है 59.4 और तो यहाँ पर अंतर क्या आ गया, 17.97। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब अंतर जो है मतलब हर शिफ्ट के बच्चों का जो औसत अंक प्राप्त हुआ है और शिफ्टों की संख्या से भाग देने के बाद जो औसत अंक प्राप्त हुआ है उसका अंतर जो है हमने नीचे कैलकुलेट करके लिख दिया। अब देखिए कि यहां पर 88 है तो इसको हम लोग 77.37 करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। अब ये 72.8 है, इसको 77.37 करने के लिए 4.57 एडिंग ही ना करेंगे जी। उसी प्रकार से 13.17 है, इसको 64.2 है, इसको हम लोग 77.37 बनाने के लिए 13.17 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसी प्रकार से 99 है और इसको 77.37 करने के लिए क्या करेंगे, 21.63 क्या करेंगे, घटाएंगे उसके समान लाने के लिए। और 57.2 है, इसको अगर हमको समान करना है 77.37 के, तो इसमें क्या होगा, एडिंग होगा। उसी प्रकार से 101 है तो इसको यहां तक लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी घटाव हो जाएगा। और 59.4 है तो इसको 77.37 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि 17.97 जोड़ेंगे। अब आपको प्राप्त हुआ होगा कि एक जगह 10.63 घटाने की बात हो रही है एक प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 4.57 जोड़ने की बात हो रही है, तृतीय पाली में 13.17 जोड़ने की बात हो रही है, चौथी पाली में 21.63 घटाने की बात हो रही है, पांचवें पाली में 20.17 जोड़ने की बात हो रही है, छठे पाली में 23.63 घटाने की बात हो रही है और सातवें पाली में 17.97 जोड़ने की बात हो रही है। ये जो मैं डाटा तैयार किया हूं ये इस डाटा के आधार पर मैं बता रहा हूं, प्रक्रियाएं वही रहेंगी। अब कितना लोगों का घटेगा मार्क्स, कितना लोगों का मार्क्स बढ़ेगा, ये तो सभी शिफ्टों के औसत को निकालने के बाद ही ना पता चलेगा जी। लेकिन प्रक्रियाएं यही होंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अगर कुछ अलग से नियम होगा तो वो इसमें करेंगे। अब देखिए कि इसका लाभ किनको मिलने जा रहा है। हम इतना जो किए हैं तो यहाँ पे देखिए प्रथम पाली में 10.63 माइनस हो जा रहा है, तो 10.63 माइनस कर दीजिए प्रथम पाली में 10.63 माइनस कर दीजिए। ये सब में आपको 10.75 में 10.63 माइनस हो जाएगा, 80 में
10.63, 90 में 10.63, 110 में 10.63 और 85 में 10.63, यानी कि सभी के सभी यहाँ पर पास ही रहेंगे। अब देखिए 72.8 है, इसका जो 4.57 क्या करना है, ऐड करना है। तो अब देखिए कि यहाँ पे वो खेल देखिए कि ये जो 4.57 हमको ऐड करना है, तो ये देखिए 45, कविता जी फेल है, लेकिन 4.57 को ऐड किया जाएगा तो कविता जी का नंबर हो जाएगा 49.7, यानी कि कविता जी यहाँ पर पास कर गई। सुरेश भी नंबर बढ़ेगा, विनोद का भी नंबर बढ़ेगा और इनका भी बढ़ेगा और राज का भी बढ़ेगा। उसी प्रकार से अब तृतीय पाली में देखिए कि तृतीय पाली में आपको 13.17 प्लस होने जा रहा है तृतीय पाली में। तो अब देखिए कि तृतीय पाली में गीता को 45 अंक है, जबकि पास करने के लिए 48 चाहिए गीता को। चूंकि ये महिला है तो इसको 32% ही मार्क्स चाहिए। तो अब ये 45 को 13 नंबर जो ऐड हो जाएगा तो ये तो पास हो ही जाएगा ना जी। तो ये देखिए बहुत सारे जो ऐसे जो बॉर्डर पे आसपास है, वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अगर उनका क्वेश्चन पेपर हार्ड रहा होगा और इजी रहा होगा फिर भी नहीं बनाए होंगे, तो बाकी बच्चे तो बनाए होंगे, तब उनको ज्यादा लाभ तो मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन अगर उनका क्वेश्चन पेपर हार्ड रहा होगा और वो उनका मार्क्स कम आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन में उनका अच्छा खासा मार्क्स बढ़ने जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनका भी मार्क्स बढ़ रहा है। उसी प्रकार से चौथे पाली में 21.63 घटेगा, पांचवें पाली में 20.17 बढ़ेगा, छठे पाली में 23.63 घटेगा और सातवें पाली में 17.97 बढ़ेगा। अब सातवें पाली में देखिए कि 17.97, तो सातवें पाली का देखिए यहां पर देखिए ये जो कोयल जो है फेल है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी, वो पास हो जाएगी जब उसका मार्क्स एडिंग में आएगा। और जिनका मार्क्स ज्यादा है, यानी क्वेश्चन इजी है, तो वहां उनका मार्क्स क्या होगा, घट जाएगा। तो ये थी प्रक्रियाएं। तो ये प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत जो है वो आपका जो परीक्षा है वो हुआ है और इसी परीक्षा के प्रक्रिया के तहत आपका परिणाम भी जारी किया जाएगा। और ये मैं बता दूं कि ये मार्क्स का अंतर, चूंकि मैं जो डाटा तैयार किया हूं, मैं इसमें जो डाटा है वो ज्यादा आ गया है, हो सकता है इससे कम रहे, क्योंकि प्रक्रियाएं तो वही रहेंगी। अगर मैंने जो डाटा तैयार किया है उसी प्रकार से वहां भी रिजल्ट का डाटा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वहां पे भी इसी तरीके से प्लस माइनस होगा। लेकिन अगर वहां पर डाटा में औसत अंकों का योग कम रहता है तो कमे अंक का प्लस माइनस होगा। तो ये थी प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की। आशा करते हैं कि ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनके लिए उनको काफी खुशी मिलेगी कि अभी वो खेल में हारे नहीं है, खेल अभी बाकी है और इस खेल में विजयी कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और चूंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने हमसे कहा था कि आप इस पे वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके के और भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको सही चीजों से अवगत कराता रहूं। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं उनमें इस डाटा के हिसाब से हुआ है। अगर वहां जो परीक्षा हुई है तो उसमें अगर अंतर कम होता है तो वो कम अंक का ही होगा। तो इस तरीके से आप जाने की प्रक्रियाएं यही होने वाली है, इससे ज्यादा कुछ प्रक्रिया नहीं होगी। तो आप समझ गए। तो आशा करते हैं कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।